नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों के बारे में। भाषा के बिना किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों को बता पाते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे बानी यानी बोली। इस कहावत का मतलब यह है कि हर 4 कोस मतलब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 8 कोस मतलब 24 से 30 किलोमीटर पर बोली या भाषा का रूप बदल जाता है। यह कहावत इसलिए बनी क्योंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की भाषाई विविधता और जलवायु विविधता को दर्शाने के लिए यह कहावत दी जाती है। अलग अलग इलाकों में पानी की गंध, स्वाद और गुण अलग होते हैं। इसी तरह भाषा में भी इतनी विविधता है कि थोड़ी दूरी पर उच्चारण, शब्दावली और लहजा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, ये सब हिंदी की विभिन्न तरह की बोलियां हैं। इसी तरह मराठी आदि। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 122 प्रमुख भाषाएं और 1599 अन्य भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से कई बोलियां और स्थानीय भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सीमित संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती हैं। कुल मिलाकर भारत में लगभग 1721 भाषाएं और बोलियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली इतनी अधिक भाषाई विविधता के कारण ही भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के सरकारी कामकाज, शिक्षा व्यवस्था आदि के लिए भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है और हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस कारण राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में इनमें से एक या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषाएं घोषित कर सकती हैं। इसी के साथ भविष्य में अन्य भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 17 यानी 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक शामिल हैं। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि यानी जिसमें हिंदी लिखी जाएगी देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 के खंड 2 में लिखा है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। अनुच्छेद 343 का खंड 3 कहता है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा यानी कानून द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। वास्तव में संविधान लागू होने पर शुरू में 15 साल तक यानी 1950 से 1965 तक अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। बाद में यह अवधि संसद ने और बढ़ा दी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 344 का खंड 2 कहता है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी
या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रवादी की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। अनुच्छेद 344 का खंड 3 कहता है कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। खंड 4 कहता है कि एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। अनुच्छेद 344 का खंड 5 कहता है कि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 344 का खंड 6 कहता है कि अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेंगे। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रवादी की राजभाषा के संबंध में प्रावधान करता है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रवादी की राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार यानी समझौता करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रवादी की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रवादी के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध करता है कि यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। मतलब अगर किसी राज्य में कोई भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है तो मांग किए जाने पर राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उपखंड ए उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। उपखंड बी का पहला भाग ये कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के। दूसरा भाग कहता है संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के
और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के। और तीसरा भाग इसका ये कहता है कि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 348 का खंड 2 कहता है कि खंड 1 के उपखंड ए में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 348 का खंड 3 कहता है कि खंड 1 के उपखंड बी में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 3 यानी तीसरे भाग में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां यानी कानून अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ही देंगे, अन्यथा नहीं। मतलब संसद को अनुच्छेद 348 में बदलाव करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है और राष्ट्रपति अपनी ऐसी अनुमति अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित आयोग और संसद की समिति से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही देंगे। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा यानी परेशानी के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के सामने मान्यता प्राप्त भाषाओं में आवेदन दे सकता है, भले ही वह हिंदी, मराठी, गुजराती या अन्य मान्यता प्राप्त भाषा हो। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है और कहता है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। इसका मतलब है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना राज्यों की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। खंड 2 कहता है कि विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन
यानी राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष रखवाएंगे और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति भाषा अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त करते हैं जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं पर काम करते हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़था अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 344 के बारे में बताते हुए उसमें 8वीं अनुसूची का उल्लेख आया था। वास्तव में संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार या भारत सरकार व राज्य सरकारों का आधिकारिक शासकीय कामकाज किया जा सकता है। जो 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वास्तव में संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थीं। बाद में सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में और बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को 2003 में शामिल किया गया। इस तरह भारत के संविधान में भाषाई विविधता को पूरा सम्मान दिया गया है और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि सभी भाषाओं को बोलने वाले बिना किसी रुकावट और परेशानी के विकास और प्रगति कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।